अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल नावलिस्तान उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज आपके लिए एक कंप्लीट नॉवलेट लेकर आए। छोटा सा नॉवल है, एक सबक आमोज़ कहानी है अगर सबक लेना चाहें तो। जैसे आज कल के दौर में मोहब्बत का बड़ा ही बोलबाला है और लोग मोहब्बत के पीछे सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हैं, तो ये कहानी भी मोहब्बत पे बेस करती है। नाम महरम की मोहब्बत पे बेस करती है। हराम क्या क्या कहना चाहिए, हराम रिश्तों पर बेस करती है। तो आजकल नौजवान नस्ल जो है वो मोहब्बत के नाम पे तमाम हुदूद व क़यूद को फलांगने पर तैयार रहती है। तो ये कहानी है, ये सबक आमोज़ कहानी है उन लड़कियों के लिए जो कुल वक्ती चंद चंद लम्हों की मोहब्बत, चंद दिनों की मोहब्बत, चंद पलों की मोहब्बत के लिए अपने माँ बाप की मोहब्बत भूल जाती हैं और वो अपनी हदूद फलांग लेती हैं। तो ये कहानी है उन लड़कियों के लिए है एक कहानी जो मोहब्बत के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हो जाती है, लेकिन जब मोहब्बत उनके मुंह पर इतनी ज़ोर का चमाट मारती है तो बहुत देर हो चुकी हुई होती है। तो जल्दी से भागते दौड़ते जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अब जानते हैं कहानी है असल क्या। सानिया और असद की फोन पर गुफ्तगू। असद, ये तुम्हारा फोन क्यों इतना बिजी जा रहा था? किस लड़की के साथ लगे हुए थे तुम इतने घंटों से, बताओ ना जरा। कब यार सानिया, अब ज्यादा बनो नहीं तुम। असद, सीधी तरह शराफत से बता दो तुम मुझे। यार मेरी जान, तुम्हारी कसम, मैं किसी भी लड़की के साथ नहीं लगा था। वो मेरा दोस्त है ना अयाज। बस इससे ही जॉब के सिलसिले में बातचीत चल रही थी। अच्छा तुम बताओ, तुम कॉल क्यों कर रही थी? सब खैरियत तो है? असद, 2 घंटे हो गए हैं मुझे डीपी लगाए हुए, और तुम हो के अब तक एक भी कमेंट नहीं किया। और जब तुम डीपी लगाते हो तो सबसे पहले मैं कमेंट करती हूँ। हंस रही हैं सब फरंडस मुझ पर कि तुम्हारे जानू मानू का अब तक कोई कमेंट क्यों नहीं आया। सानिया रोहान सी हुई जा रही थी। बस इतनी सी बात यार, अभी कर देता हूँ कमीनटस। बताओ कितने कमीनटस करूँ? 10, 20, 40? ज्यादा ड्रामे नहीं करो अब तुम असद, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे कमीनटस। सानिया मेरी क्यूटी, इतना गुस्सा? अच्छा बाबा ये बताओ अब ये गुस्सा कैसे खत्म होगा? क्या करना पड़ेगा मुझे? पूरे 100 कमीनटस करने पड़ेंगे तुम्हें मेरी डीपी पर, और वो भी सब दिल वाले हैं, तब जाकर मैं मानूंगी। बस इतनी सी बात मेरी हीरोइन। ओके माई सोयट हारट, तुम्हारे लिए तू ये जान का नजराना। आए हुए मेरे हीरो नंबर 1। सानिया तो खुशी से दीवानी हुई जा रही थी। कॉल पर बात। सानिया तो फिर हम कल मिल रहे हैं ना? अरे पागल, तुम भूल गए कल तो संडे है, और कल मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकती। सानिया ने चीखते हुए कहा। हाँ मैं तो भूल ही गया था, तुम लड़कियां संडे को वॉशिंग मशीन लगाती हो। असद ने एक जोरदार कहा लगाते हुए सानिया को छेड़ा। ज्यादा हंसने की जरूरत नहीं है। तुम लड़कों की मालूमात के लिए अर्ज है कि हम लड़कियां संडे को मशीन नहीं लगाती, क्योंकि संडे को अब्बू और भाई घर में होते हैं, इसलिए हमारा तो मोबाइल हाथ में लेना ही मुश्किल नजर आ रहा होता है। और तुम लड़कों ने ना जाने किया किया कहानियां बना डाली हैं हम लड़कियों पर, हद होती है वैसे असद। ओ तेरी खैर, किया वाकई? असद की हंसी का फवारा छूट पड़ा। वैसे सानिया, तुमने आज बहुत बड़े राज से पर्दा उठा दिया, वरना हम तो सारी जिंदगी यही समझते रहते कि तुम बेचारी लड़कियां इतवार के दिन मशीन लगाए बैठी होंगी। अच्छा अब ज्यादा हंसने की जरूरत नहीं है पागल। और तुम लड़के अपने बारे में तो कुछ बताओ, तुम लोग क्यों सारा दिन ऑफलाइन नजर आते हो? बताओ बताओ। अरे सानिया मेरी जान, हम बेचारा लड़के अपनी बाइक की सफाई धुलाई कर रहे होते हैं, एक ही तो दिन मिलता ये हमें। असद की इस बात पर सानिया का हंसी के मारे बुरा हाल था। हा 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 हा, सफाई धुलाई या अपनी फटीचर बाइक को बनाओ सिंगार करके दौल्हा बना रहे होते हो? असद, हम बोलो मेरी कातिल हसीना। यार असद, वो तुम अपनी अम्मी को कब भेजोगे हमारे घर रिश्ते के सिलसिले में? भेज दूंगा मेरी जान, इतनी जल्दी भी किया है, हो जाएगी शादी भी। अभी फिलहाल लाइफ को फुल एंजॉय करो। असद तुम समझ नहीं रहे, मेरे रिश्ते आ रहे हैं यार। हा 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 हा, सानिया ये तुम लड़कियां हम लड़कों को इस तरह इमोशनल ब्लैकमेल क्यों करती हो? रिश्ते आ रहे हैं तो कर लो,
तुम समझो यार, अभी मेरी जॉब नहीं है, 4 बहनें हैं, अम्मी 3-4 साल तक तो नहीं मानेगी हमारी शादी के लिए। और हम अगर तुम भागकर शादी कर सकती हो तो मैं या जिम ही तुमसे निकाह करने के लिए तैयार हूँ। वो तो सब ठीक है पर हम निकाह के बाद रहेंगे कहाँ? मेरे दोस्त के फ्लैट में जहाँ हम अक्सर मिलते हैं। और तुम्हारी जॉब, हम खाएंगे कहाँ से? अभी यार कितना सोचती हो तुम? हो जाएगा सब, बस तुम हिम्मत पकड़ो। असद मैं तुम्हारे साथ भागकर निकाह करने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि अब्बू ने मेरा रिश्ता पक्का कर दिया है। और अगर तुम मुझे नहीं मिले तो मैं अपनी जिंदगी का खात्मा कर लूंगी। मगर किसी और की दुल्हन हरगिज नहीं बन सकती अब। असद मैंने तुम्हें दिल वजान से अपना शौहर मान लिया है। बोलो तुम मुझसे निकाह करोगे ना? अभी ये सब बातें सानिया असद से फोन पर कर ही रही थी कि उसे किसी के कदमों की आहट महसूस हुई। उसने खिड़की से बाहर की तरफ झांक कर देखा तो वो कोई और नहीं इसके अब्बू थे। अपनी बेटी की इतनी घिनौनी साजिश लफ्ज बे लफ्ज सुनकर वो ठिठक कर रह गए। सानिया ये सब क्या हो रहा है? मैंने तुम्हें मना भी किया था इस लफनगे लड़के से किसी भी किस्म का राब्ता रखने को, लेकिन तुम बाज नहीं आए। ये अच्छा लड़का नहीं है और उसका उठना बैठना अच्छी सोबत में नहीं है। ये बस तुमसे खेल रहा है। कब समझोगी तुम? सानिया एकदम से सटका गई। वो सोच भी नहीं सकती थी कि आज वो इस तरह रंगे हाथों पकड़ी जाएगी। अब्बू वो मैं। सानिया की लड़खड़ाती जबान इसका साथ नहीं दे रही थी। आपको कुछ गलत फहमी हुई है अब्बू। मैं तो अपनी फरीनट से बात कर रही थी। सानिया ने झूठ का सहारा लेते हुए अपने आप को बचाने की भरपूर कोशिश की। सानिया अब और कितने झूठ बोलोगी तुम? सुन चुका हूँ मैं सब, कैसे तुम मेरी बरसों की इज्जत का जनाजा निकालने का प्रोग्राम बना रही थी। वाह बेटी वाह, खूब बूढ़े बाप की आंखों में धूल छोड़ने की तुमने। इस दिन के लिए मैंने तुम्हें अपनी औकात से बढ़कर मोबाइल दिलाया था कि तुम मेरी इज्जत की धज्जियां बखेर दो। क्यों आज की नौजवान नस्ल मोबाइल फोन का गलत फायदा उठा रही है? सानिया के अब्बू की आंखों में आंसू थे। शोर शराबे की आवाज पर सानिया की अम्मी की भी आंख खल गई। ये सब क्या हो रहा है इस वक्त? सानिया की अम्मी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अब अब्बू का सारा गुस्सा सानिया की अम्मी पर उमड़ आया। कैसी मुंह हो तुम? तुम्हारे इल्म में तो गालिबन कुछ भी नहीं कि तुम्हारी बेटी क्या कर रही है, किधर जा रही है और किसके साथ घर से भागने के प्रोग्राम बना रही है। अफसोस होता है मुझे तुम जैसी मांग पर। अरे मुँह तो बेटी की रहनुमा होती है, इसे सीधा रास्ता दिखाती है। काश तुमने इसकी दोस्त बनकर उसके दिल में छपे राजों को टटोलने की कोशिश की होती, इस पर नजर रखी होती, इससे पूछा होता कि ये इतना सज धज कर कहाँ जाती है, इससे सवाल किया होता, पूछा होता इससे कि आधी रात को फोन पर घंटों घंटों किससे बातें करती है ये। काश तुमने इस पर अंधा इतिमाद ना किया होता। सानिया की मां इसको गलत और सही की तमीज सिखाई होती तो आज ये इस बेहयाई की तरफ जाने से पहले एक बार लाजमी सोचती। सानिया के अब्बू की आंखों में आंसू थे। वो ज़ारू कतार रो रहे थे। टूट चुके थे वो अपनी बेटी की बातें सुनकर। दरअसल गलती हम वालिदैन की ही है। क्यों करते हैं हम अपनी औलाद पर अंधा इतिमाद? क्यों समझते हैं हम अपने बच्चों को पारसा? वो ज़ारू कतार रोते हुए सानिया की वालिदा से सवाल कर रहे थे। अरे आपको कोई गलत फहमी हो रही है, इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है, आप तो खौमखुआ राई का पहाड़ बना रहे हैं। मैं राई का पहाड़ बना रहा हूँ? खुद सुना है मैंने सब अपने इन कानों से। सानिया की माँ अब तो पानी सर से गुजर गया। जो फैसला मुझे कुछ महीनों बाद करना था वो मैं अब कुछ ही दिनों में कर दूंगा। कौन सा फैसला? सानिया की अम्मी ने चौंक कर पूछा। उसकी शादी। अब्बू के मुंह से अपनी शादी की बात सुनकर सानिया चीख उठी। मैं असद के सिवा किसी और से शादी हरगिज नहीं करूंगी अब्बू। मैंने आपको बताया भी था असद के बारे में। आप वालिदैन की वजह से ही हम बच्चे इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर हो जाते हैं। खामोश हो जाओ बेहया लड़की। कहा है ना मैंने तुम्हें कि छान बैन कर चुका हूँ मैं इस लड़के की। अगर रत्ती बराबर भी शराफत होती इस बेगैरत में तो मैं खुद तुम्हारा निकाह इससे करवा देता। अरे आजकल के माँ बाप अपने बच्चों की खुशी में खुश रहते हैं और तुम भी इस बात को बखूबी जानती हो कि 75% शादियां लव मैरिज हो रही हैं, जिन्हें हम वालिदैन अपने बच्चों की इज्जत की खातिर अरेंज मैरिज का नाम दे देते हैं। अब बस भी कर जाएं सानिया के अब्बू।
क्यों जवान लड़की से इतनी बहस कर रहे हैं आप? जवान लड़की ने आज खुद मौका दिया है मुझे। क्या मैं आज भी बोलने का हक नहीं रखता? सआदतमंद औलाद अपने माँ बाप को अपने फैसलों में शामिल करती है, लेकिन ये हमारी बेटी तो रात की तारीकी में भागने के प्रोग्राम बना रही थी। सानिया जो काफी देर से खामोश खड़ी थी एकदम से फट पड़ी। मोहब्बत करना कोई गुनाह या जुर्म तो नहीं है, और इस्लाम भी हमें पूरी तरह से इजाजत देता है इसकी। हजरत खदीजा ने भी अपने मनपसंद साथी का इंतखाब किया था। इससे ये बात साबित होती है कि इस्लाम ने हमें अपना मन चाहा हमसफर मुंतखब करने का भरपूर हक दिया है। वाह बेटी वाह, क्या खूब मालूमात है वैसे आजकल के बच्चों की। तुम अपना मुवाजना हजरत खदीजा से कर रही हो, जिन्होंने शर्म व हया को मद्देनजर रखते हुए निकाह का पैगाम अपनी सहेली के जरिए रसूल खुदा तक भेजा। वो खुद नहीं गई थी, अरे वो तुम्हारी तरह बेपर्दा और बेहिया तन्हाइयों में गैर मर्द से नहीं मिलती थी। और जिस इंसान तक इन्होंने निकाह का पैगाम भेजा था वो कोई आम इंसान नहीं थे, वो सादिक और अमीन के अलकाबात से मशहूर थे। तुम कहाँ असद और अपने आप को इतनी बरगजीदा हस्तियों के साथ मला रही हो? आज सानिया पर सख्ती की कैफियत तारी थी। वो तो अपने अब्बू को हमेशा कम पढ़ा लिखा या मामूली इंसान समझती चली आई थी, लेकिन आज वो किसी खतीब से कम दिखाई नहीं दे रहे थे। सानिया के अब्बू ने मजीद इस हदीस मुबारका का हवाला भी दिया, जो खातून अपने वली की इजाज़त के बिना निकाह करती है इसका निकाह बातिल है, बातिल है, बातिल है। सानिया एक बात तुम कान खोल कर सुन लो, अगर तुमने कोई भी गलत कदम उठाया तो फिर इस घर में कभी वापस नहीं आना, क्योंकि मैं तुम्हें हरगिज कबूल नहीं करूँगा। याद रखना तुम मेरी ये बात। असद वो लड़की कौन थी? कौन सी लड़की? वो परकटी लड़की जो कल तुम्हारे साथ बाइक पर कुछ ज्यादा ही चिपक कर बैठी थी। सानिया गुस्से में लाल पीली हो रही थी। मेरे साथ बाइक पर? असद ने मासूमियत का नाटक करते हुए कहा। अब ड्रामे नहीं करो असद, सीधी तरह शराफत से बता दो तुम मुझे, वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे साथ। ड्रामा कौन कर रहा है? तुम्हें यकीनन कोई गलत फहमी हुई है। सानिया मेरी जान, मेरे साथ बाइक पर तो सिर्फ तुम ही चिपक कर बैठने का हक रखती हो। असद बस बहुत हो गया, तुम झूठ पर झूठ बोले चले जा रहे हो। अब सानिया की आंखों में आंसू थे, उसने डबडबाई आंखों से असद को देखते हुए कहा, फ्लर्ट कर रहे हो ना तुम मेरे साथ? दिल भर गया है अब तुम्हारा मुझसे? कोई और मिल गई है तुम्हें अब, इसलिए जान छुड़ा रहे हो तुम मुझसे? सानिया पर उस वक्त पागलपन की कैफियत तारी थी। वो अपने दोनों हाथों से असद की शर्ट थामे उसे झंझोड़ रही थी। उगता गए हो तुम मुझसे, उगता गए हो, वो शिद्दत गम से चला रही थी। असद ने जब महसूस किया कि अब तो इसकी चोरी पकड़ी गई है, तो वो अपनी झूठी मोहब्बत जताते हुए गोया हुआ, सानिया मेरी जिंदगी का हासिल हो तुम, कितना प्यार करता हूँ मैं तुमसे, क्या कमी देखी तुमने मेरे प्यार में? हम बोलो बताओ, लेकिन तुम्हें ना जाने कब यकीन आएगा मेरी बेलूस मोहब्बत पर। ये कहते हुए असद ने सानिया को अपनी बाहों में समेट लिया। अब सानिया असद की गिरफ्त में थी। जब असद ने सानिया को अपनी बेकरार बाहों के हिसार में ढीला पड़ते देखा तो वो खामोश ना रह सका। वो सानिया से मुखातब हुआ, क्या बात है मेरी जान, आज तुम्हारे प्यार में वो गर्म जोशी दिखाई नहीं देती जो आज से पहले हुआ करती थी। सानिया ने एक झटके से अपने आप को असद की जकड़ से जुदा किया। सानिया का ये बदला बदला सा बर्ताव असद के लिए बाइस हैरत था। इसने फिर सानिया को अपने करीब करने की कोशिश की। असद की हवस ज़दा निगाहें देखकर सानिया चला उठी। बस बहुत हो गया असद, तुम्हारा मुझसे खेलना आज दो टूक फैसला होगा। कैसा फैसला सानिया? तुम क्या ये गोलमोल बातें कर रही हो? असद सीधी बात तो ये है कि अगर तुम्हें मुझसे वाकई सच्ची मोहब्बत है तो तुम अभी और उसी वक्त मेरे साथ चलो। मगर किधर सानिया? अब्बू के पास, उनसे मेरा हाथ मांगने। सानिया ने हतमी फैसला सुनाते हुए कहा। सानिया सिर्फ हाथ नहीं, मुझे तो तुम पूरी की पूरी। असद ने शरारत से सानिया की तरफ देखते हुए कहा। मजाक नहीं हो रहा ये? सानिया भड़क उठी। लेकिन सानिया तुमने ही तो कहा था कि तुम्हारे अब्बू कभी नहीं मानेंगे। हाँ कहा था मैंने, लेकिन अगर तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है तो तुम उनके कदमों में गिर जाना, गड़गड़ाना और बाइज्जत तरीके से निकाह की बात करना। मुझे उम्मीद है वो जरूर मान जाएंगे, लेकिन इस तरह भागकर हरगिज नहीं। चलो मेरे साथ। सानिया ने असद का बाजू पकड़ते हुए उसे अपने साथ ले जाना चाहा। पागल हो गई हो क्या तुम सानिया?
छोड़ो मुझे। असद ने एक झटके से अपना बाजू सानिया की गिरफ्त से आज़ाद किया। तुम्हारे उस खड़ूसा और दकियानूसी बाप के मुंह लगने का मुझे कोई शौक नहीं है। अगर तुम्हें मुझसे निकाह करना है तो आ जाना। मैं राजी हूँ, वरना तुम्हारा रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग। तो तुम नहीं आओगे असद मेरे साथ? हरगिज नहीं। असद के दूटू किनकार पर सानिया खुद को मलामत करते हुए असद से मुखातब हुई। सच कहते थे अब्बू, तुम इंतहाई घटिया औबाश और आवारा लड़के हो। तुम मुझे कभी नहीं अपनाओगे, तुम तो बस टाइम पास कर रहे हो। अब्बू आप कितने सही थे, मैं ही नहीं समझ सकी। सानिया के मुंह से अपने लिए तारीफी कलमात सुनकर असद बुरी तरह से तैश में आ गया। वो सानिया को बाजू से पकड़ते हुए धाड़ा। ओ हेलो, पापा की परी, तू कौन सी जमाने भर की पारसा है? बेगैरत बेशरम आवारा तो तू है जो अपने माँ बाप को धोखा देकर मेरे साथ वैलेंटाइन डे मनाती रही। जलील बदचलन, ना जाने कितनों के साथ मुंह काला करती फिरती रही होगी। चल दफा हो जा अब शराफत से। उसी में तेरी बेहतरी है, वरना तेरी तारीफ में ऐसी ऐसी गालियां दोनगा में कती कि तेरे 14 तका रोशन हो जाएंगी चंद ही लम्हों में। बड़ी है मुझे बातें सुनाने वाली शरीफजादी। असद के मुंह से अपने लिए गालियों की बरसात सुनकर सानिया सख्ते की कैफियत में थी। आज इसे अंदाजा हो गया था कि जो लड़कियां माँ बाप की इज्जत को रौंद दिया करती हैं, उनकी औकात जूते की नोक से ज्यादा और कुछ नहीं रहती। आज पापा की ये परी अपनी ही नज़रों में खुद को कितनी गिरी पड़ी महसूस कर रही थी। अब्बू, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, क्या मैं आपका कुछ वक्त ले सकती हूँ? सानिया ने अपने अब्बू के पास कुर्सी पर बैठते हुए कहा। क्या बात है सानिया, आज तुम बहुत परेशान दिखाई दे रही हो। सानिया के अब्बू ने सानिया के चेहरे की उदासी को भांपते हुए कहा। अब्बू मैं ठीक हूँ। सानिया के चेहरे पर उदास सी मुस्कुराहट थी। मुझे तो बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही हो तुम। अब्बू मैं तो आपको सिर्फ ये मोबाइल देने आई हूँ, ये मोबाइल आप वापस ले लें। नहीं चाहिए मुझे अब। लेकिन क्यों? सानिया के अब्बू ने खूजती हुई नज़रों से उसे देखते हुए पूछा। अब्बू बस नहीं चाहिए मुझे अब, ये फसाद की जड़, बहुत बुरी चीज़ है ये। तबाह वाओ बर्बाद हो गई मैं। क्यों दिया था आपने मुझे ये मोबाइल? फितना है ये हम नौजवान नस्ल के लिए। आप वापस ले लें। मुझे नहीं चाहिए, अब कभी नहीं मांगूंगी आपसे। ले लें उसे वापस। सानिया आपे से बाहर हुई जा रही थी। उसका इस तरह से सिसक सिसक कर रोना अब्बू से बिल्कुल भी देखा नहीं जा रहा था। जाहिर है सानिया उनकी बेटी थी, उनकी जिगर का टुकड़ा, औलाद चाहे कितनी भी गुस्ताखा या नाफरमान ही क्यों ना हो। माँ बाप का दिल उनकी जरा सी तकलीफ पर तरप अटटा है। आज उनकी बेटी जिस अजियत से गुजर रही थी वो उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। इन्होंने आगे बढ़कर अपनी बेटी को सीने से लगा लिया। अब्बू के सीने से लगते ही सानिया फूट फूट कर रोने लगी, इसका चेहरा आंसुओं से तर था। वो बार बार बोल रही थी, अब्बू मुझे माफ़ कर दें, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दें। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, मैं तो जानती तक नहीं थी असद को, वो खुद मुझे बार बार मैसेज करता था। मेरी हर पोस्ट पर लाइक कमेंट्स करता था। बल्ला नागा मुझे गुड मॉर्निंग मैसेज करता। फिर मैं भी इसके मैसेज का इंतज़ार करने लगी और बस फिर वो मुझे अच्छा लगने लगा। और इस तरह हमारी बातचीत शुरू हुई और फिर ये सिलसिला बढ़ता ही गया। ये सब कहते हुए सानिया की हिचकी बंद गई। आज सानिया अपने अब्बू को सब कुछ बता देना चाहती थी। इसके ज़हन में बहुत सारे सवालात थे जो आज वो अपने अब्बू से पूछना चाहती थी। मैंने तो सिर्फ मोहब्बत की थी ना अब्बू, और आज उसी लड़के ने मुझे धत्कार दिया। अब आप ही बताएं इसमें मेरी क्या गलती थी? वो सवालिया नज़रों से अपने अब्बू की तरफ देख रही थी। सानिया के अब्बू बेटी की हर बात तवज्जो से सुनने के बाद गोया हुए। सानिया, बेटा तुम मुझसे पूछ रही हो कि मेरी क्या गलती थी? बेटा तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ही ये थी कि जब पहली बार तुम्हारे पास उसका मैसेज आया था तो तुम सीधे उसे ब्लॉक करती, ना कि उसका रिप्लाई देती। वो लड़का तो तुम्हारे लिए बिल्कुल अनजान था, फिर तुमने इससे बात क्यों की? यही है तुम्हारी सबसे बड़ी गलती। और रही बात ये कि फिर वो तुम्हें अच्छा लगने लगा और तुम्हारी उससे बातचीत शुरू हो गई। सानिया बेटा बस यही तो तुम्हारे नफस की आजमाइश थी जिस पर तुम पूरा नहीं उतर सकी। सानिया बेटा तुम अब ये कह रही हो कि ये मोबाइल फितना है। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम, हम है ये फितना। लेकिन इस फितने से बचना या ना बचना भी तुम्हारे अपने इख्तियार में है।
चाहे तो इसका सही इस्तेमाल करके उसे अपने लिए नेमत बना लूं या फिर गलत इस्तेमाल करते हुए उसे अपनी तबाही व बर्बादी का सामान। ये सब तुम पर मुनहसर है। बजाते खुद ये सिर्फ एक मशीन है, एक डिवाइस, इंसान का बनाया हुआ एक शाहकार, जो तुम्हारी सहूलत के लिए, तुम्हारी ज़रूरत के पेश नज़र हम माँ बाप तुम्हारे हाथों में देते हैं इस मान के साथ कि तुम लोग हमारा इतिमाद, हमारा भरोसा नहीं तोड़ोगे। दूर दराज पढ़ने, काम करने, नौकरी पे जाते हो, घर आने में देर सवेर हो जाती है, हम बूढ़े वालिदैन को परेशान नहीं होना पड़ेगा। वो तुम बच्चे किया कहते हो। अम्मा अब्बा इंटरनेट का दूर है आजकल, बहुत फास्ट है सब कुछ, हम पढ़ाई में पीछे रह जाएंगे। अगर हमें ये मोबाइल और लैपटॉप ना मिला तो हम वालिदैन एक एक पैसा जोड़कर तुम लोगों को ये सहूलतें देते हैं ताकि तुम लोग किसी से पीछे ना रहो, जिंदगी में आगे बढ़ो, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, किसी के हाथों की तरफ ना देखना पड़े तुम्हें। आज भी बहुत से वालिदैन खुसूसन बच्चियों के हाथों में फ़ोन देने के सख्त खिलाफ हैं, लेकिन मैंने तुम्हें लेकर दिया। बेटा किस लिए? इसलिए कि ये तुम्हारी ज़रूरत है और तुम उसे ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए इस्तेमाल करोगी। मैं चाहता था तुम पढ़ लिख कर कुछ बनो, अपने पाँव पर खड़ी हो जाओ, क्योंकि बेटियों के मुकद्दर कहाँ खुलें कोई नहीं जानता। मैं नहीं चाहता था कि मेरी बेटी कल को ज़माने की ठोकरें खाए, उसी लिए लेकर दिया था मैंने तुम्हें ये मोबाइल। लेकिन बहुत ठेस पहुंची है मुझे आज उसी बेटी की ज़बान से ये सुनकर कि अब तक क्यों लेकर दिया था आपने मुझे ये मोबाइल। मैं तो तबाह व बर्बाद हो गई। अरे बेटा, मैंने तो तुम्हारा मुस्तकबिल संवारना चाहा था, बहुत मान था मुझे तुम पर, अपनी बेटी पर यकीन था इस बात का कि वो अपने बूढ़े बाप की इज्जत की लाज रखेगी, रुसू नहीं करेगी उसे। मुझे नहीं पता था कि वो इतनी कमज़ोर है कि अपने ही नफस के हाथों खिलौना बिन जाएगी। ये कहते हुए सानिया के वालिद के चेहरे पर बेहद अफसुर्दगी थी, आंखों में आंसू थे, नदामत थी, शर्मिंदगी थी। वो ज़बान से इजहार नहीं कर रहे थे लेकिन दिल ही दिल खुद को सानिया की तबाही का जिम्मेदार करार दे चुके थे। तुम्हें पता है सानिया बेटा, अल्लाह ने फरिश्तों को नफस से पाक रखा ये और बशर में नफस को पैदा किया, लेकिन ये एक इंसान के अपने इख्तियार में है कि चाहे तो अपने नफस पर काबू पाकर फरिश्तों से ज़्यादा आला मकाम हासिल कर ले, या अपने नफस का ग़ुलाम बनकर ज़िल्लत व खारी को हमेशा के लिए अपना मुक़द्दर बना ले। अलामत वावन। लेकिन अब्बू में गुजरते वक्त के साथ साथ हसद के हाथों ब्लैकमेल हो रही थी। मेरी कुछ तस्वीर इसके पास थीं, किया करती मैं बहुत बेबस हो गई थी अब्बू। वो मुझे बार बार अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाता था लेकिन जब मैंने इसे किसी और लड़की के साथ देखा तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो मुझसे खेल रहा है बस। सानिया, खेलने का मौका भी तुमने ही दिया उसे। बेटा, लड़कियां तो तितलियों की मानद नाजुक होती हैं, वो तो ज़रा सा छूने पर ही बेरंग और बदसूरत हो जाती हैं। अब्बू, अगर मोहब्बत करना जुर्म है तो अल्लाह ने यह एहसास ही क्यों पैदा किया हमारे दिल में? बताएं अब्बू, मैंने तो असद से मोहब्बत की थी ना। सानिया अभी भी अपनी नादानी में किए गए गुनाह को मोहब्बत का नाम देकर उसी मोहब्बत का ढोल पीट रही थी, क्योंकि मोहब्बत के हकीकी मानों से सानिया कभी आशना थी ही नहीं। सानिया, मैंने तुमसे कब कहा कि मोहब्बत करना जुर्म या गुनाह है? ये तो एक फितरी अमल है। लेकिन तुम्हारी मोहब्बत करने का तरीका बिल्कुल गलत था। मोहब्बत की मंजिल तो निकाह है और जो लोग इसकी खिलाफ वर्जी करते हैं वो एक ऐसी दलदल में फंसते चले जाते हैं जो इन्हें गुमराही के अंधेरों में धकेल देती है। सानिया, हम तो मुसलमान हैं ना बेटा, तो तुम्हें इतना तो एहसास होना चाहिए था कि एक गैर महरम से जुड़ने वाला तुम्हारा ये ताल्लुक नाजायज़ है, हराम है। क्योंकि नाजायज़ ताल्लुकात लम्हे भर की लज़्ज़त तो दे सकते हैं लेकिन ज़िंदगी भर का सुकून कभी नहीं दे सकते। अब्बू की ये बातें सानिया की रूह तक को छू गईं। वो ज़ारू क़तार रोते हुए अब्बू के कदमों में गिर गई और गिड़गिड़ा कर मुआफ़ी तलब करने लगी। अब्बू, आपको खुदा का वास्ता है, प्लीज़ मुझे मुआफ़ कर दें। मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है अब्बू। अगर आप मुझे मुआफ़ नहीं करेंगे तो बताएं मैं कहाँ जाऊंगी, किसके पास जाऊंगी? मैं रुसू हो जाऊंगी अब्बू। ये दुनिया जीने नहीं देनेगी मुझे और अल्लाह भी कभी मुआफ़ नहीं करेगा मुझे, क्योंकि मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है, बहुत तकलीफ दी है आपको, खुदा के लिए अब्बू। सानिया अपने अब्बू के कदमों में गिरी ज़ारू क़तार रोते हुए अपनी मुआफ़ी की फरियाद कर रही थी, जबकि सानिया के अब्बू बेटी की ऐसी हालत देख बिल्कुल टूट चुके थे, बखर चुके थे। रोते रोते उनकी सफ़ेद दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई थी।
نہ جانے کیسے انہوں نے کپکپاتے ہاتھوں سے ثانیہ کے سر پر دست شفقت رکھا اور اپنے قدموں سے اٹھا کر ثانیہ کو سینے سے لگا لیا۔ میترو بیٹا، چپ ہو جا، میں باپ ہوں نہ تیرا، زندہ ہوں ابھی، تو میرا ہی تو حصہ ہے، اپنے ہی حصے کو کیسے تنہا چھوڑ سکتا ہوں میں آخر رسوا ہونے کے لیے؟ تو میری ذمہ داری ہے ثانیہ بیٹا، اور تیرا یہ بوڑھا باپ آخری سانس تک اپنی یہ ذمہ داری نبھائے گا، تجھے اس دنیا کے رحم و کرم پر ہرگز نہیں چھوڑے گا۔ بس تو اب اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر، اس سے سچے دل سے معافی مانگ، وہ بہت غفور الرحیم ہے، ضرور معاف کر دے گا۔ ثانیہ روتے ہوئے اس بات میں اپنا سر ہلا رہی تھی۔ ثانیہ کے ابو جیسے ہی شفقت سے ثانیہ کے سر پر پیار دیتے ہوئے مڑے تو ثانیہ نے ایک بار پھر اپنے ابو کو پیچھے سے روک لیا۔ ابو کیا آپ میرے دوست بنیں گے؟ ثانیہ کی آنکھوں میں آنسو جبکہ چہرے پہ ایک مسکان تھی جس کی وجہ اس کا حد درجہ شفیق باپ تھا۔ میرے بیسٹ فرینڈ، وہ دوبارہ مخاطب ہوئی۔ ارے کیوں نہیں بیٹا، میں تو ہمیشہ سے ہی تمہارا دوست تھا، تمہارا خیر خواہ، لیکن تم نے کبھی مجھے اپنا دوست سمجھا ہی نہیں۔ عورت کا تو بہترین دوست اس کے گھر میں، اس کے آس پاس ہی موجود ہوتا ہے، باپ، بھائی یا شوہر کی صورت میں، اس کے اپنے محرم رشتوں میں۔ واقعی ابو، صحیح کہا آپ نے، بہت دیر سے پہچان ہوئی مجھے اس مقدس رشتے کی۔ آئی لو یو ابو، اینڈ آئی ایم سوری ٹو۔ یہ کہتے ہوئے ثانیہ اپنے ابو سے لپٹ گئی۔ آئی لو یو ٹو بیٹا، اینڈ آئی ایم سوری ٹو۔ بہت دیر کر دی میں نے بھی تم سے کھول کر بات کرنے میں، شاید اسی کا نتیجہ ہے یہ سب۔ ثانیہ نے روتے ہوئے ابو کے ساتھ اپنی گرفت مزید مضبوط کر لی۔ ختم شد۔ میں بحیثیت ایک رائٹر سائنا کی آنے والی زندگی کو اپنے ریڈرز کے لیے ایک سوالیہ نشان چھوڑ کر اس کہانی کا اختتام بس یہیں کر رہی ہوں، کیونکہ میں چاہتی ہوں میرا ہر ریڈر اس کہانی سے کچھ سبق لے۔ میری اس کہانی کو پڑھنے والی ہر لڑکی خود کو ثانیہ کی جگہ رکھ کر اپنے آنے والی زندگی کے لیے فکر مند ہو۔ گناہ کے بعد ثانیہ کے اس پچھتاوے، پشیمانی اور ندامت کو محسوس کرے جس نے اب ثانیہ کو جکڑ رکھا ہے۔ ہر ریڈر یہ یاد رکھے کہ اپنی عزت کی سب سے بڑی محافظ ایک لڑکی خود ہوتی ہے۔ کسی غیر محرم کو اپنا آپ سونپ کر اس سے یہ امید لگانا کہ وہ آپ کی عزت کی حفاظت کرے گا، ایسا کیسے ممکن ہے آخر؟ اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ کتے کے آگے گوشت ڈال دیں اور پھر تصور کریں کہ وہ کتا اس گوشت کو چیر پھاڑ نہیں کرے گا، اور پھر آپ تو خود اپنا آپ پیش کر رہی ہیں، بھلا وہ کتا کیوں رکے گا خود کو آپ کی چیر پھاڑ سے؟ میری یہ تحریر صرف بچیوں کے لیے ہی نہیں بلکہ ہر نوجوان کے لیے ہے۔ میں چاہتی ہوں یہ کہانی پڑھنے والا ہر جوان مرد اس سے سبق سیکھے، خود کو ثانیہ کے باپ کی جگہ رکھ کر سوچے، ایک بوڑھے شفیق باپ کے ان احساسات اور جذبات کو محسوس کرے جو اپنی بیٹی کو لٹا پٹا تباہ حال دیکھ کر ثانیہ کے ابو کے تھے، کیونکہ کل کو ہر جوان باپ کی سیڑھی چڑھے گا، اسی لیے اسے اپنے کردار کی تعمیر ابھی سے ایسی کرنی ہوگی کہ بڑھاپے میں اسے اپنی بیٹی کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ اپنا ماضی داغدار لے کر آپ اپنی بچی کا مستقبل کبھی نہیں سنوار سکتے۔ جو اقدار آپ نے جوانی میں اپنے پیروں تلے رون دی، بڑھاپے میں اپنے بچوں کو ان اقدار کی پاسداری پر کیسے قائل کر سکیں گے آپ؟ جیسا کہ اسد جیسے جوان، ان کی پکڑ بہت دیر سے ہوتی ہے اس دنیا میں، اس لیے میں نے اس کردار کو وقت کے رحم و کرم پر چھوڑا ہے۔ عموماً ایسے نوجوان اپنی بے غیرتی کے نشے میں چور، آوارہ کتوں کی طرح اپنی پوری جوانی ادھر ادھر منہ مارتے گزار دیتے ہیں، لیکن زندگی کا ایک موڑ ایسا آتا ہے جب انہی کی اپنی بہن بیٹیوں کے ذریعے ان کا مکافات عمل ہوتا ہے، اور تب ان کی سمجھ میں آتا ہے کہ اب ان کی دنیا بھی برباد ہے اور آخرت بھی، لیکن افسوس تب پچھتانے اور سدھرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ آج کل سب سے زیادہ جو دلائل دیے جاتے ہیں وہ اسلام کو لے کے دیے جاتے ہیں، جنہوں نے 5 وقت کی نماز بھی کبھی پوری نہیں ہوتی نا، جن لڑکے لڑکیوں نے، وہ بھی فرما رہے ہوتے ہیں اسلام میں 4 شادیاں جائز ہیں۔ لڑکیاں بولتی ہیں کہ جی ہمارے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ نے بھی ان کے لیے پیغام بھیجا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ نے ان کے لیے پیغام بھیجا تھا، ان سے
تنہائی میں ملاقاتیں نہیں کی تھی. ٹھیک ہے، آپ حوالہ دیتے ہوئے سوچا کریں کہ آپ کس ہستی کا حوالہ دے رہے ہیں اور کس چیز میں حوالہ دے رہے ہیں. آپ دین کے جو حوالے ماضی سے لیتے ہیں یا دین کے حوالے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یا پاک ہستیوں سے لیتے ہیں، تو کیا آپ اس قابل ہیں کہ ان پاک ہستیوں کے برابری کی جائے آپ کی؟ میرا یہ سب بولنے کا مقصد یہی ہے کہ آج کل اسلام کو صرف اپنے مقاصد کے لیے ہی ریفرنس دینے کے لیے رہ گیا ہے، عمل تو بالکل صفر ہی ہے. بہرحال یہ کہانی سبق ہے ان لڑکیوں کے لیے جو اپنی محبت کے لیے اپنے ماں باپ کی محبت بھول جاتی ہیں. چلیں یہیں پہ اس بات کا اختتام کرتے ہیں، پھر ملوں گی آپ سے ایک نئی کہانی کے ساتھ. السلام علیکم.